हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस विज्ञान। इसको हमने पार्ट 2 में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट हमने आपको पढ़कर समझाया था। अब हम पार्ट 2 को पढ़ते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग। सबसे पहले थर्मामीटर के मापांक को ध्यान से पढ़ लीजिए। हम देखते हैं कि प्रत्येक खाने का मान कितना होता है। इसका 1 डिग्री सेल्सियस होता है, जो 10 बराबर छोटे छोटे खानों में बटा होता है। अब थर्मामीटर के अंदर की चमकीली रेखा को देखना है हमें। इस रेखा का ऊपर बिंदु ताप निर्धारित करता है। यह रेखा थर्मामीटर में ताप के अनुसार बढ़ती और घटती है। यह पारे की रेखा है। अब थर्मामीटर को पकड़कर इसे 2-3 बार तेजी से झटककर पारे को एकदम नीचे ले आएं। अब थर्मामीटर का बल्ब वाला सिरा जीभ के नीचे रखिए। ध्यान रखिए कि इस समय थर्मामीटर को दांतों से नहीं दबाएं, बल्कि होठों से हल्का सा दबाएं, अन्यथा अधिक दबाव पड़ने पर यह टूट सकता है। और पारा पेट, ये देखिए थर्मामीटर का दिखाया है कि थर्मामीटर कैसा होता है। अधिकतर आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इससे हम फीवर नापते हैं, बुखार नापता है हमारा में चला जाएगा, जिसके आपके जीवन को खतरा हो सकता है। कुछ ही देर में पारा ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। 1 मिनट बाद थर्मामीटर मुंह से हटा लीजिए और पारे का पाठ्यांक लीजिए। यही हमारे शरीर का तापमान होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर के भीतर की पतली केशनली में जहां पारा गति करता है, वहां बल्ब के पास संकीर्ण मोड़ होता है। यह मोड़ पारे को बल्ब में तुरंत वापस नहीं आने देता है। अतः आप थर्मामीटर का पाठ्यांक आराम से पढ़ सकते हैं। थर्मामीटर कई बार तो घंटों तक वही तापमान देता है। पुनः प्रयोग करने के लिए थर्मामीटर को फिर 2-3 बार झटक कर पारा नीचे गिराते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर को कभी भी गर्म पानी में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से पारे में अप्रत्याशित प्रसार होगा और थर्मामीटर टूट सकता है। ओवन आदि का तापमान रखने के लिए विशेष प्रकार का द्विधात्विक थर्मामीटर प्रयोग होता है। अधिकांशतः क्लिनिकल थर्मामीटर सेल्सियस पैमाने में बटे होते हैं, लेकिन कई देशों जैसे अमेरिका आदि में फ़ारेनहाइट पैमाना प्रयुक्त होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में जल के हिमांक और क्वथनांक बिंदु क्रमशः 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होते हैं, जो क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस एवं 100 डिग्री सेल्सियस के सापेक्ष होते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो सेल्सियस पैमाने पर 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस पैमाने तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में परस्पर परिवर्तन के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग होता है। ये सूत्र है फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस डिग्री इंटू 9/5 + 32। अब इसके बाद फ़ारेनहाइट डिग्री से सेल्सियस में हम कैसे बदलते हैं, ये है ना। सेल्सियस डिग्री इक्वल टू फॉर्मूला लिख दिया। उदाहरण के लिए मनुष्य के शरीर का तापमान उन्होंने बताया है कि इतना डिग्री सेल्सियस है, तो इसका फ़ारेनहाइट पैमाने में ज्ञात करने के लिए कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमने सेल्सियस डिग्री हमें कितना दिया है, 37 डिग्री इक्वल टू 37 इंटू 9/5 + 32। ठीक है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारा कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट पैमाने को सेल्सियस में बदलने के लिए, तो ये दोनों तरह से हमने हमें बताया है कि कैसे हम चेंज करते हैं। अब आता है ऊष्मा की मात्रा। किसी वस्तु द्वारा ऊष्मा की मात्रा ग्रहण करना अथवा मुक्त करना निम्नलिखित बातों पर निर्भर है। तापांतर पर निर्भरता, पदार्थ के निर्माण तत्व की निर्भरता। अब आता है वस्तु का द्रव्यमान। बड़े द्रव्यमान की वस्तुओं का तापमान एक निश्चित मात्रा में बढ़ने के लिए उसी ताप वृद्धि के लिए कम द्रव्यमान वाली वस्तु से अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा का मात्रक। सामान्य तौर पर ऊष्मा की मात्रा की गणना के लिए मात्रक कैलोरी होती है। 1 कैलोरी वह ऊष्मा होती है जो पानी के 1 ग्राम भाग का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में काम आती है। ऊष्मा का बड़ा मात्रक क्या है, किलो कैलोरी है। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के काम आती है। खाद्य पदार्थों में ऊर्जा की गणना किलो कैलोरी में की जाती है।
आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा अथवा ऊष्मा का मात्रक जूल है। 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल और 1 कैलोरी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 इंटू 10 की पावर 3 जूल होता है। ऊष्मीय क्षमता, यदि हम 1 कैलोरी अथवा 4.184 जूल ऊष्मा 1 ग्राम जल को दे दें तो पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अथवा कल्पना कीजिए कि किसी अन्य पदार्थ की इतनी ही मात्रा को इतनी ही ऊष्मा दी जाए तो क्या होगा? क्या ताप वृद्धि भी समान होगी? इसके लिए निम्नलिखित प्रयोग को समझना है। समान आकार के मतलब 500 मिली के हमें 2 बीकर लेना है। कमरे के तापमान पर एक बीकर में 200 मिली पानी और दूसरे बीकर में 200 मिली वनस्पति तेल लेना है। एक स्प्रिट लैंप की सहायता से दोनों बीकर एक निश्चित समय तक गर्म कीजिए। अब इन दोनों बीकरों में रखे द्रव का तापमान थर्मामीटर की सहायता से हमें ज्ञात करना है। देखेंगे कि वनस्पति तेल का तापमान पानी की अपेक्षा अधिक बढ़ा है, अतः स्पष्ट है कि पानी की अपेक्षा वनस्पति तेल का माप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः तेल की ऊष्मीय क्षमता पानी की तुलना से कम होती है। किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस और जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होती है। ऊष्मा की समान मात्रा भिन्न भिन्न पदार्थों का ताप समान रूप से नहीं बढ़ाती हैं, अतः अलग अलग वस्तुएं अलग अलग ऊष्मीय क्षमता वाली होती हैं। जल की ऊष्मीय क्षमता सर्वोच्च होती है। ऊष्मीय क्षमता पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। ऊष्मा की मात्रा मापने का सूत्र, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ऊष्मा की मात्रा पदार्थ के द्रव्यमान और तापांतर पर निर्भर होती है। ऊष्मा की मात्रा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर भी निर्भर होती है। ऊष्मा की मात्रा को हम Q से लिखते हैं। अतः Q इक्वल टू M इंटू S इंटू T। M पदार्थ का द्रव्यमान है, S पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है और T तापांतर है। ये फॉर्मूले में अब एक एग्जाम्पल भी समझाया है कि एक गिलास में 200 मिलीलीटर जल भरकर उसे 10 मिनट तक सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो इस जल का ताप 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 1 मिनट में सूर्य से कितनी ऊष्मा इस जल को मिलेगी? तो हमने M इक्वल टू लिख लिया, S इक्वल टू, T इक्वल टू, तीनों चीज़ों को हमने फॉर्मूले में जमा दिया। Q इक्वल टू M इंटू S इंटू T में तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें निकल आया 1672 जूल। ठीक है, ये हमारा पार्ट क्या हो गया? सेकेंड के पार्ट 2 थे। पार्ट 1 और 2 में हमने डिवाइड किया था। पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया रीडिंग से और पार्ट 2 भी कंप्लीट, और PDF भी इनके आप लोगों को पहुंच गए हैं। अब हमारा पार्ट 3 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण, ये वाली चैप्टर को हम नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे इस चैप्टर से। ओके स्टूडेंट, बाय।